Assalamualaikum dear student, today we are discussing unit of microbiology, that is immunity. So in this unit we have to study what is immunity, define immunity, different types of immunity, phagocytosis, different types of line of defense, that we have first line, second line, third line of defense, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो आज के इस यूनिट में हम ये चीज़ें कवर करेंगे और इसके साथ हम आप लोग को बताएंगे कि इस यूनिट में हमारे पास जो है किस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो यूनिट स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास हैं की टर्म्स, दैट इज इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजन। कि देखो हमारे बॉडी में जितनी भी चीज़ें बाहर से आती हैं, एंटी जो हमारे पास बैक्टीरिया हो गए, एंटीजेंस हो गए, केमिकल्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो जब हमारे बॉडी में आए और हमारा बॉडी उन चीज़ों को रेजिस्टेंस शो करे, तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। इसके बाद एंटीजन, अ सब्सटेंस दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, इट इज कॉल्ड इम्यूनोजन। कि जो भी चीज़ जो हमारे बॉडी में इंटर होगी, लेकिन शर्त क्या होगा कि हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ले, तो वो हमारे पास फिर जो है क्या कहलाता है? वो हमारे पास फिर एंटीजन कहलाता है। द सब्सटेंस दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी में आती है और फिर हमारी बॉडी उस रिस्पांस में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, तो फिर वो हमारे पास जो है एंटीजन कहलाता है। ये एमसीक्यूज के लिए ये डिफिनीशंस आप लोगों ने रटा करने हैं या याद रखने हैं, क्योंकि आप इसको आगे लाइफ में भी इन जो है टर्म्स वगैरह को यूज़ करेंगे। आगे जो फार्माकोलॉजी वगैरह जितनी भी सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसमें आप ये टर्म्स यूज़ करेंगे। एंटीबॉडी, अ प्रोटीन प्रोड्यूस इन द बॉडी इन रिस्पांस टू एन एंटीजन। कि देखो जब हमारे बॉडी में एंटीजन आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अलर्ट हो जाता है, तो फिर इम्यून सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो उनको कहते हैं एंटीबॉडीज। के एंटीजन के मुकाबले में हमारे बॉडीज जो प्रोटीन बनाते हैं, तो वो वो एंटीबॉडीज कहलाते हैं। रेजिस्टेंस, the ability of body to fight off a pathogen through specific and non-specific defense। देखो जब हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजेंस आता है और हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर ले, तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। कि कोई भी एंटीजेंस हमारे बॉडी में इंटर होता है और हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, उसके खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करे, चाहे वो स्पेसिफिक हो नॉन स्पेसिफिक हो, तो ये हमारी बॉडी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है उस एंटीजेंस को। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। हमारे पास टू टाइप्स इम्यूनिटीज होते हैं जो कि अक्सर हमें सुनने को मिलती हैं कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक नाम से जाहिर है कि द बॉडी डिफेंस रिस्पांस इज स्पेसिफिक अगेंस्ट टू अ स्पेसिफिक पैथोजन। कि देखो पैथोजन में हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, तो अगर किसी पर्सन के बॉडी में इकोलाई बैक्टीरिया आती है, तो इसके खिलाफ एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगी। एक मीन्स के हमारे बॉडी में ऐसे एंटीबॉडी जो इकोलाई के खिलाफ काम करे, या हमारे बॉडी में ऐसे एंटीबॉडी कि वो हमारे पास क्या है कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ काम करे, ऐसे एंटीबॉडी जो पोलियो वायरस के खिलाफ काम करे, तो वो स्पेसिफिक हो जाती हैं फिर। तो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन को जो है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करेगी, फिर ये हमारे पास स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनाते हैं। इसके बाद है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है कि बॉडी डिफेंस दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पैथोजन। कि एक हमारे पास जर्नल डिफेंस होता है, जिस तरह हमारे पास स्किन है, जिस तरह हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो वो आगे हम क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। तो उसका रिस्पांस जर्नल होता है हर टाइप ऑफ एंटीजन के लिए, फिर वो हमारे पास जो है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनाता है। अब हमारे पास है इननेट रेजिस्टेंस। इननेट रेजिस्टेंस क्या है कि द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस गिफ्टेड बाय बर्थ, स्किन, फेगोसाइटिक सेल और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। तो इननेट जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होगा बाई बर्थ। तो हमारे बॉडी में बाई बर्थ जो डिफेंस मैकेनिज्म अल्लाह ने रखा है कि पैदाइश के साथ हमें जो मिलता है, तो उसको कहते हैं इननेट रेजिस्टेंस। और इसमें क्या थे, इसमें स्किन आता है। स्किन हमारे पास रेजिस्टेंस किस तरह शो करते हैं, तो वो आगे हम पढ़ते हैं कि स्किन इंटैक्ट होता है, वो किसी एंटीजन को अंदर आने नहीं देता। इसके बाद हमारे पास आता है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, द लेक ऑफ रेजिस्टेंस टू अ डिजीज इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी किसे कहते हैं कि अगर एक पर्सन जो आजकल मीन्स जो कोरोना वायरस चल रहे हैं, तो फिर लोग क्या कहते हैं कि बूढ़े और बच्चे इसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। ससेप्टेबल क्या है कि अगर किसी के बॉडी में किसी एंटीजन के खिलाफ रेजिस्टेंस या ना हो या कम हो, तो फिर वो पर्सन ससेप्टेबल होगा, वो पर्सन हाई रिस्क पे होगा कि उसे ये डिजीज हो जाए। तो इसको कहते हैं ससेप्टेबिलिटी।
अब हमारे पास आता है हेप्टेन। देखो ये जितनी भी डिफिनीशंस हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये आपके एमसीक्यूज में आएंगे। तो ये हर डिफिनीशन आपने रटा करना है, आपने याद रखना है। इससे 2-3 एमसीक्यूज इन डिफिनीशन से लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। फिर आप लोग जो है पेपर के दौरान अगर इससे डिफिनीशंस आ गए, बीएसएन का जो पेपर है, तो आपने फिर मुझे कमेंट में बताना होगा। A substance of low molecular weight that is not antigenic itself। देखो हेप्टिन क्या है कि वो लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस है जो कि खुद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, जो कि एलोन अगर हो तो वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। इफेक्ट कब करेगा? व्हेन कंबाइन विद अ प्रोटीन इन दी बॉडी। और जब प्रोटीन के साथ बॉडी में प्रोटीन के साथ जब वो मिल जाते हैं तो फिर इसकी हमारे पास क्या है, इसकी फिर हमारे पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो है वो जाहिर हो जाती हैं। तो हेप्टेन वो चीज़ के खुद तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वो हमारे पास मोलिकुलर प्रोटीन वगैरह के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो तब आपके बॉडी में जो है वो एंटीजेनिक वो शो कर देता है। इसके बाद है फेगोसाइटोसिस। फेगो कहते हैं किसको? फेगोसाइट, जो द प्रोसेस ऑफ इंगल्फमेंट एंड डाइजेस्टिंग ऑफ एन एंटीजन बाय फेगोसाइटिक सेल। फेगो हमारे पास फेगोसाइटिक सेल जो है साइटोसिस सेल ब्रेकडाउन कहें कि जब हमारे पास फेगोसाइटिक सेल जो कि इम्यून सेल हैं कि वो अगर किसी सेल की ब्रेक डाउन करते हैं, किसी एंटीजन को डाइजेस्ट करते हैं, तो इस एबिलिटी को, इस एक्टिविटी को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इसके बाद है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन किसे कहते हैं? ऑप्सोनाइजेशन ये एक्सप्लेनेशन के साथ आगे आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप उसकी डिफिनीशन या देख लें कि द कोटिंग और टैगिंग of an antigen by a complement protein to enhance phagocytosis। कि देखो जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है, फिर उसके ऊपर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो लेयर बना लेते हैं, वो उसे टैग कर लेता है। जब वो उसे टैग कर लेता है फिर हमारे बॉडी को पता चलता है कि हाँ ये बाहर से एंटीजन आया हुआ है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो उसको डायरेक्ट जो है डाइजेस्ट कर लेता है। तो ऑप्सोनाइजेशन इसे कहते हैं कि बाहर से कोई एंटीजन आया तो उसको आपके बॉडी के प्रोटीन ने टैग किया। जब उसे टैग किया तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी को दूर से पता चल जाता है कि ये एंटीजन नुकसानदेह है और उसे डायरेक्ट खत्म कर लेता है। अब हमारे पास इम्यूनिटी के टाइप्स हैं, तो उसमें हमारे पास है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये तीन जो हमारे पास हैं ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आते हैं और ये हमारे पास स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में हमारे पास क्या है? हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में है, पहला है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर कौन से हैं कि स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन इंटैक्ट है तो आप जानते हैं कि आपके स्किन पे जो है मच्छर वगैरह बैठ जाए तो वो मच्छर खुद इंटर नहीं हो सकता। बाकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस तरह जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे इंटेक्ट स्किन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये इंटेक्ट स्किन जो है हमारे पास एक टाइप का वो फिजिकल बैरियर है। इसके बाद दूसरा हमारे पास इसमें क्या है? दूसरा हमारे पास इसमें है कि केमिकल बैरियर। तो केमिकल बैरियर क्या है कि लाइसोजाइम हो गया, HCl हो गया, इंटरफेरॉन हो गया, इस तरह हमारे पास सीबेशियस ग्लैंड वगैरह, तो वो हमारे पास केमिकल है कि वो उसके वजह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर नहीं हो सकते। और तीसरा हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेटरी है। तो इन्फ्लेमेटरी क्या है कि फेगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजिस की वजह से जो फेगोसाइटोसिस होती हैं, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस हमारे पास है जिसमें इंटरफेरॉन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, तो वो सब जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में आता है। और ये तीनों जो हमारे पास हैं तो ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी में। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास है ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरा हमारे पास है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये एक एक करके हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और जब आप ये पूरा यूनिट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इम्यूनिटी में आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी जो हमारे पास है डिफेंस मैकेनिज्म में, वो क्या है कि वो बॉडी प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है। उसमें क्या है? उसमें इंटेक्ट स्किन आता है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, जो हमारे माउथ वगैरह में है, तो वो हमारे पास हेल्थी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये क्या है कि ये आपके पास एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं। इसके बाद लाइसोजाइम आता है। लाइसोजाइम क्या है कि लाइसोजाइम हमारे पास, इसके बाद लाइसोजाइम आता है। लाइसोजाइम क्या है कि टीयर्स हो गए, इस तरह सिलाइवा में ये एंजाइम होते हैं, ये भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है
डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके बाद जो है स्टोमिक एसिड HCl, ये तो आपको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो खुराक के साथ हम लेकर जाते हैं तो वो HCl की वजह से भी मर जाती हैं। फेगोसाइटोसिस इंगल्फ ऑफ बैक्टीरिया इंटरिंग द बॉडी सेल, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस फीवर के फॉर्म में और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा। तो ये एक एक करके हम आगे पढ़ते हैं। अब स्पेसिफिक डिफेंस, तो वो नॉन स्पेसिफिक हुआ, स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक ये है हमारे पास के वो डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन और मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज एज फॉरेन बॉडीज, कि जो फॉरेन बॉडीज के तौर पे रिकॉग्नाइज हो जाए, कि जो आपके बॉडी में रिकॉग्नाइज हो जाए कि ये एंटीजन है, तो फिर ये हमारे पास इस टाइप के एंटीजन को जो है इफेक्ट करती हैं, खत्म करती हैं। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडर, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं ताकि बाहर से आए हुए जितनी भी एंटीजन है वो उसको खत्म किया जाए। तो अब MCQs के लिए आप ये याद रख लें कि एंटीबॉडीज हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी का हिस्सा है। मेमोरी सेल डिवेल्प एंड रिमेन इन सर्कुलेशन, मेमोरी सेल में इसमें हमारे पास बनते हैं जो कि सर्कुलेशन के जरिए इधर उधर जाते हैं। तो अब मेमोरी सेल कौन से हैं, तो यहाँ पे डिस्कस करने से बेहतर है कि आगे स्लाइड में आ रहा है तो वहाँ मैं आपको क्लियर कट के मेमोरी सेल के बारे में बता दूं। दो टाइप के हमारे पास सेल होते हैं, एक बी सेल है और एक टी सेल। बी सेल टी सेल ये हमारे पास स्पेसिफिक इम्यूनिटी का हिस्सा है। अब नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को एक्सप्लेनेशन के साथ अब हम पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास नेचुरल किलर सेल होते हैं। नेचुरल किलर सेल कौन है कि लिम्फोसाइट दैट कैन डिस्ट्रॉय अदर सेल स्पेशली ट्यूमर सेल एंड अदर इन्फेक्टेड सेल। नेचुरल किलर सेल जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का एक हिस्सा है, तो वो सेल को जो स्पेसिफिकली ट्यूमर और कैंसर सेल हमारे बॉडी में होते हैं तो ये उनको डिस्ट्रॉय करता है, इन्फेक्टेड सेल को ये खत्म करता है, जो कि नेचुरल किलर सेल हैं। मैक्रोफेजिस क्या हैं कि दे ऑफन एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, देन दिस इज देन आइडेंटिफाइड बाय टी सेल। मैक्रोफेजिस क्या करते हैं कि वो बाहर से एंटीजन जो आता है तो वो उसके साथ लड़कर उसे स्पेसिफाई कर लेता है, उसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसलिए मैक्रोफेजिस को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसलिए कहते हैं कि जब ये एंटीजन के पास चला जाता है तो उसको अगर मार नहीं सकता लेकिन उसको प्रेजेंट कर लेता है टी सेल के लिए कि ये एंटीजन आया हुआ है, इसको खत्म किया जाए। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अगर MCQs में आ जाए तो वो हमारे पास कौन है, वो हमारे पास है मैक्रोफेजिस दैट आर कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब हम पढ़ते हैं 3 लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। 3 लाइन ऑफ डिफेंस, पहला हमारे पास है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। गौर से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड आ रहे हैं। तो पहला हमारे पास है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास आता है इंटेक्ट स्किन, ये नॉन स्पेसिफिक है। इंटेक्ट स्किन फॉर्म मैकेनिकल बैरियर दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस इनटू बॉडी, ये हमारे पास मैकेनिकल बैरियर बनाता है। देखो स्किन में कोई होल नहीं होता ना नॉर्मली, जिसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो जाए, तो ये हमारे पास एक मैकेनिकल बैरियर बना देता है। और मैकेनिकल इंटैक्ट मैकेनिकल बैरियर जब हमारे पास बन जाते हैं तो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आसानी के साथ नहीं होती। दूसरा हमारे पास जो है वो फर्स्ट लाइन में आते हैं इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म मैकेनिकल बैरियर दैट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजन, ये हमारे पास मैकेनिकल बैरियर हैं जो कि एंट्री ऑफ पैथोजन्स को क्या करता है, रोकता है। इसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप्स पैथोजन इन रिस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे पास इन रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है तो वो क्या करता है, वो आपके उस म्यूकस जो है वो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो रोकता है। लिहाजा आप अगर म्यूकस मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा तो आपके पास जो है रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्थी होगा। इसके बाद नेसल हेयर, जो हमारे पास नाक में जो हेयर होते हैं तो वो क्या काम करते हैं, वो फिल्टर एंड ट्रैप माइक्रोब्स इन नेसल पैसेज। ये नेसल पैसेज में जो है ये एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ये हेयर्स रोकते हैं। गैस्ट्रिक जूस HCl, जो कि ऑलरेडी हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ चुके हैं, तो अभी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दें कि HCl हमारे पास एक ऐसा है एसिड है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते तो उसको HCl के जरिए जो है ख़त्म किए जाते हैं। तो HCl जो है हमारे पास है, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो अब MCQs किस तरह आएंगे, MCQ सिंपल आएगा कि HCl इन स्टमक इज विच लाइन ऑफ डिफेंस। तो आपको याद होना चाहिए कि HCl हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है। इसके बाद लाइसोजाइम फाउंड इन टीयर्स
टीयर्स में होते हैं और सिलाइवा में होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं। यूरिन फ्लश आउट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड इट्स लोअर पीएच आल्सो इनहिबिट सम माइक्रोबियल ग्रोथ। क्योंकि यूरिन हमारे पास एसिडिक होते हैं तो ये भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है, ग्रोथ को ख़त्म करता है। और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसके इन्फेक्शन वगैरह इनसे आपको बचाता है, उसको फ्लश आउट करता है। तो यूरिन भी हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का एक हिस्सा है, एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे आते हैं। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी हमारे पास जो है नॉन स्पेसिफिक है एंड केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे पास। इसके दो हैं, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और दूसरा फीवर। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एजेंट टू एडजेसेंट टिश्यूज। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या है कि जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर होता है और वो किसी सेल को इफेक्ट करता है, तो वो सेल जो हमारे पास इफेक्टेड सेल जो हमारे पास होता है तो वो केमिकल रिलीज कर देता है और ये केमिकल्स हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस स्टार्ट कर लेता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या है कि उसके आपका अगर एक सेल खराब हो जाता है लेकिन वो रिस्पांस की वजह से आपकी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है और बाकी जो हमारे पास इससे बाकी सेल जो है वो उसका प्रोटेक्शन हो जाती हैं। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एजेंट टू एडजेसेंट टिश्यू, प्रोमोट टिश्यू रिपेयर। ये हार्मफुल एजेंट्स एडेसिव टिश्यू को जो है उसकी स्प्रेड को कम करता है, ख़त्म करता है। प्रोमोट टिश्यू रिपेयर को प्रोमोट करता है क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो हमारे पास वो डिफेंस मैकेनिज्म है। ये आगे बार बार आप पढ़ेंगे कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस डिफेंस मैकेनिज्म, तो अभी से आप जो है इसको सीख लें। इसके बाद रिलीज केमिकल मीडिएटर टू अट्रैक्ट फेगोसाइटोसिस। ये केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से इम्यून सेल जो हमारे पास फेगोसाइटोसिस वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारे पास इम्यून रिस्पांस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और इसका काम जो क्या है, थर्ड लाइन ऑफ इम्यून रिस्पांस को जो है ये उसको भी स्टिमुलेट करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं फीवर पे। फीवर हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले, अगर एमसीक्यूज में आया है कि फीवर इज विच काइंड ऑफ डिफेंस, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इट इज सिस्टेमेटिक रिस्पांस इनिशिएटेड बाय पायरोजेंस आर प्रोस्टाग्लैंडिन, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, इनहिबिट माइक्रोबियल प्रोलिफरेशन। क्या होता है कि इसमें हमारे पास पायरोजेंस की वजह से हमारे बॉडीज का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर में लाइव नहीं रह सकते, फिर वो हमारे पास जो है उस किल हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास इम्यून रिस्पांस हो गया इसका। फेगोसाइटोसिस क्या है कि इंगल्फ पैथोजेंस एंड कंट्रीब्यूट इम्यून रिस्पांस। कि फेगोसाइट सेल जो है हमारे पास एंटीजेंस को जो है पैथोजेंस को इनगल्फ कर लेता है और इम्यून रिस्पांस जो है हमारे पास इनिशिएट कर लेता है। एंटी माइक्रोबी, ये हमारे पास एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं। इंटरफेरॉन और कॉम्प्लीमेंट proteins released by virus infected cell that protect unaffected cell from viral overtake mobilize immune system। ये हमारे पास क्या है कि इंटरफेरॉन जो एंटी माइक्रोबियल हैं वो रिलीज होते हैं इन्फेक्टेड सेल इम्यून इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के दौरान। इफेक्टेड सेल इंटरफेरॉन रिलीज करता है और ये क्या काम करता है, ये हमारे पास इम्यून सिस्टम इम्यून सेल वगैरह को अपने पास खींचता है और जो सेल आपके पास हेल्थी होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनहांस फेगोसाइटोसिस बाय ऑप्सोनाइजेशन। क्या करता है कि ये ऑप्सोनाइजेशन करता है। ऑप्सोनाइजेशन क्या है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये टैग लगा लेता है माइक्रो वो इन्फेक्टेड सेल पे और फिर उसके बाद जो है आपके पास इम्यून सेल जो है फिर उस एंटीजेंस को जो है ख़त्म कर लेता है। अब ये हमारे पास डिफेंस आपको बताए गए हैं कि देखो ये अगर ये स्किन को जो है ब्रेक करके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाता है तो ये जो है फिर उसकी फेगोसाइटोसिस वगैरह जो है ये होती हैं। ये तो ये इम्यून डिफेंस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एमसीक्यूज के लिए इसमें आप ये चीज़ें पढ़ ले कि फेगोसाइट्स कहते हैं कि इनगल्फ बैक्टीरिया डेड सेल एंड सेलुलर डेब्रिस। तो ये चीज़ें जो हैं आप पढ़ लीजिए, जो ये चीज़ हमारे पास हैं ये हैं ये चीज़ जो लिखी हुई है, तो ये एमसीक्यूज के लिए आप इसको खुद रीड कर ले। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे आ जाते हैं कि इट्स रिस्पांस टू एंटीजन इज स्पेसिफिक मीन्स डिफ्रेंशिएट पैथोजन। ये पैथोजन को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर हमारे पास वायरस आता है तो उसके लिए कौन सा रिस्पांस शो करना है। अगर वायरस हमारे पास आ गया तो ये किस टाइप का वायरस है, कोरोना वायरस है, पोलियो वायरस है, HIV वायरस है, कौन सा वायरस है,
तो ये सब चीज़ों को जो है इसका रिस्पांस है वो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक हमारे पास ह्यूमरल सेल हो गया, दूसरा हमारे पास सेल मीडिएटेड रिस्पांस। अब ह्यूमरल रिस्पांस क्या है, सेल मीडिएटेड रिस्पांस क्या है, अब ये हम पढ़ते हैं। फॉर ईच टाइप ऑफ पैथोजन द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस सेल्स एंड एंटीबॉडीज फॉर दैट पर्टिकुलर एंटीजन। और जो हमारे पास एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर होगा तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और वो बनेगी। तो पहले से मैं खैर आप लोग कह दूं कि एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होगी तो वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में प्रोड्यूस होगी, जिसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी हम कहते हैं। दे फाइट ऑफ पैथोजन एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बाय कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ एंटीजन इनटू इट्स मेमोरी। तो क्या करते हैं कि वो पैथोजन दे फाइट, वो पैथोजन वगैरह के साथ लड़ते हैं और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी हमारे पास बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी रिस्पांस इज दैट रिलेटिव रैपिड एंड स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी रिस्पांस। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का एक वो ये है कि हमारे पास जो रिस्पांस ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये जब आप पहली दफ़ा आपके बॉडी में एंटीजन आया तो उसके खिलाफ जब आपके पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिव हो जाते हैं, फिर अगर सेकेंड या थर्ड टाइम आपका एक्सपोजर होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो तब आपको जो है ये इफेक्ट नहीं कर सकेंगे। सही है। अब ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसको हम चेक कर लेते हैं, जो कि हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का एक हिस्सा है। ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं एंटीबॉडीज इम्यूनिटी को, कि दे इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इट इज गवर्न्ड बाय बी लिम्फोसाइट। ये क्या काम करते हैं, ये हमारे पास एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन करता है और बी लिम्फोसाइट पर मुश्तमिल ये होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट पे होता है और इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल होते हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ये एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में आता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व टी लिम्फोसाइट दैट एक्ट अगेंस्ट इन्फेक्टेड सेल आर फॉरेन सेल आर टिश्यू। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या है कि उसमें हमारे पास टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं और ये इन्फेक्टेड सेल या फॉरेन से सेल जो आए हुए हैं तो ये उसको इफेक्ट करता है। टी सेल आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, बोन मैरो में टी सेल की प्रोडक्शन होती है। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले कि टी सेल की प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, बोन मैरो में होगी, लेकिन इसकी मैच्योरेशन वो थाइमस में होगी, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का हमारे पास एक पार्ट है। तो थाइमस ग्लैंड में टी सेल की मैच्योरेशन होती है और प्रोडक्शन इसकी होती है बोन मैरो में। ये दो एमसीक्यूज आप याद रख लें। ऑल्सो रेगुलेट द एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ अदर इम्यून सेल, ये हमारे पास और इम्यून सिस्टम की प्रोलिफरेशन और एक्टिवेशन का जो है काम करता है, जो हमारे पास टी सेल हैं। Cell mediated immune response is directed against bacteria and virus inside phagocytic cell or infected host cell. Cell mediated immune response जो हमारे पास है तो वो क्या है कि वो हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस या जो भी हमारे पास एंटीजन हमारे बॉडी में आते हैं तो फेगोसाइट जब उसको इफेक्ट कर लेती हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो इम्यून रिस्पांस होते हैं वो फिर कौन देते हैं, वो हमारे पास टी सेल देते हैं। दिस आल्सो काज रिजेक्शन ऑफ इम्प्लांटेड टिश्यू। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि जो लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जो किडनी हमारे पास डोनेट करते हैं वो रिसीव करते हैं, या जिनके बॉडी में हमारे पास डिफरेंट आर्गन जो वो इम्प्लांट होते हैं, इम्प्लांटेशन होती हैं, तो वहाँ पे उनके रिजेक्शन का ज़्यादा खतरा होता है। और वो रिजेक्शन जो है वो हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती हैं। तो जो पर्सन जिसने क्या किया होगा कि उसने किसी और से किडनी ली होगी, उसने किसी और से लीवर वगैरह लिया होगा, तो फिर क्या होगा कि उसको आपने उसके टी सेल वगैरह को सप्रेस रखना होगा, क्योंकि अगर आपने जो है इसको सप्रेस नहीं रखा और वो एक्टिव हो गए और उसने वो इम्प्लांटेड किडनी वगैरह को जो है एंटीजन समझ के उस पर एक्शन शुरू कर दिया, फिर वो उस इम्प्लांटेड टिश्यू वगैरह को जो है इफेक्ट कर सकते हैं। टी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और टी लिम्फोसाइट फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ टी सेल, अब हम टी सेल के टाइप्स पढ़ लेते हैं। पहला हमारे पास है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल विच एक्टिवेट मैक्रोफेजेस एंड हेल्प बी सेल। हेल्पर टी सेल क्या है कि ये क्या करेगा कि ये आपके बॉडी में मैक्रोफेजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, तो ये उसको एक्टिवेट करेगा
और बी सेल की हेल्प करेगा। हेल्पर टी सेल आल्सो प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड साइटोकाइनिन सच एज इंटरल्यूकिन एंड इंटरफेरॉन। ये हमारे पास इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, साइटोकाइनिन ये प्रोड्यूस करते हैं जो कि केमिकल्स हैं। और ये केमिकल्स क्या काम करते हैं, ये आपके पास जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो आपके पास इम्यून जो बाकी सेल्स हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं वो इन्फेक्टेड जगह पे, तो वहाँ पे हमारे पास जो है इसका इफेक्ट जो है वो शुरू हो जाता है और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सही से काम करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल पे। साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्ट्रॉय टारगेट सेल ऑन कांटेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन दैट इज परफोरिन दैट लाइज इन्फेक्टेड। साइटोटॉक्सिक क्या है कि ये टारगेट सेल को जो है उसके साथ कांटेक्ट करके उसको इफेक्ट करता है। और इसमें क्या प्रोटीन होते हैं, इसमें हमारे पास टॉक्सिन होते हैं, परफोरिन। परफोरिन क्या करते हैं कि ये अगर हमारे पास, अगर ये मैं यहाँ पे आपके पास बैक्टीरिया बना दूं, अगर ये मैंने आपके पास यहाँ पे बैक्टीरिया बना दिया, तो प्रोरिफ्लिन क्या काम करते हैं, प्रोरिफ्लिन उस बैक्टीरिया में हमारे पास होल्स कर देता है। फिर जब उसमें पोर्स बना लेता है उसमें, तो वहाँ पे आपके बॉडी का जो है केमिकल जो है वो इसमें इंटर होंगे और वो बैक्टीरियल सेल आपके पास डैमेज होगा। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल करता है। इसके बाद सप्रेसर टी सेल है। सप्रेसर टी सेल आर आल्सो कॉल्ड रेगुलेटरी टी सेल दैट आर इन्वॉल्व इन स्टॉपिंग द रिएक्शन वंस द डेंजर इज फिनिश्ड। जब आपके बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस हुआ, उसके खिलाफ आपकी बॉडी ने एक्शन किया, तो अब जब वो एंटीजन वो ख़त्म हो गया, वो आपके पास खतरा जो है ख़त्म हो गया, वो इन्फेक्शन ख़त्म हो गई, तो अब आपकी इम्यून सिस्टम को स्टॉप करना, उसको कंट्रोल करना किसका काम है, वो सप्रेसर टी सेल का काम है। क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, अब जो एंटीजन आया था वो तो ख़त्म हो गया। अब टी सेल को जो है फिर टी सेल, सप्रेसर टी सेल क्या काम करते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम को जो है स्टॉप कर लेता है। इसके बाद मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल आर लॉन्ग लाइट सेल विच गिव लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन। देखो, जब हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई एंटीजन इंटर होता है, तो फिर वो क्या काम करता है, उसके लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो उसमें हमारे पास मेमोरी टी सेल भी प्रोड्यूस होते हैं। यही मेमोरी टी सेल आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह जो बच्चों में जो हम पोलियो वैक्सीन देते हैं, तो पोलियो वैक्सीन के बाद हमारे पास ये सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो फिर जब भी आपके बॉडी में कभी भी पोलियो वायरस आएगा, तो आपकी ये इम्यूनिटी उसके लिए जो है एक्टिव होगी। इसके बाद ह्यूमरल इम्यूनिटी पे आ जाते हैं। जो हमारे पास जो है एंटीबॉडी इम्यूनिटी है, तो वो बी सेल और बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और हमारे पास एंटीबॉडी जो है वो बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन। और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये बैक्टीरिया को भी रिजिस्ट करता है, ये वायरस को भी रिजिस्ट करता है, और बैक्टीरिया जो टॉक्सिन, एंडो या एक्सोटॉक्सिन क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है, ये उसको भी रिजिस्ट करता है बी सेल। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन दैट रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन। और ये एंटीबॉडी जो हमारे पास है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसके खिलाफ एक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी का हिस्सा है। बी सेल आर प्रोड्यूस एंड मेच्योर इन स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो। तो देखो एमसीक्यूज यहाँ पे आप देख ले कि टी सेल जो थे उनकी प्रोडक्शन बोन मैरो में होती थी, लेकिन उनकी मेच्योरेशन थाइमस में होती है। लेकिन बी सेल जो हमारे पास हैं, तो उसकी प्रोडक्शन और मेच्योरेशन ये दोनों हमारे पास बोन मैरो में होगी। तो एमसीक्यूज के लिए आप इनको याद रख लें। मेच्योर बी सेल आर फाउंड इन लिम्फाइड टिश्यू लाइक स्प्लीन एंड लिम्फ। और मेच्योर सेल जो हमारे पास हैं वो फिर स्प्लीन और लिम्फ नोड में वहाँ पे स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। बी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन बाय एंटीजन रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस। तो बी सेल हमारे पास क्या है कि वो उसके ऊपर रिसेप्टर्स होता है। तो जो भी एंटीजन आता है, तो एंटीजन के ऊपर जो टैग लगा हुआ है, आपके इम्यून सिस्टम ने टैग जो लगाया है, तो बी सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फिर उसी के मुताबिक उसके खिलाफ जो हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेता है। वी मेक 100 मिलियन लिम्फोसाइट्स अ डे, सो इक्वल नंबर मस्ट डाई। देखो, हमारे बॉडी में 100 मिलियन ऑफ लिम्फोसाइट्स बनते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि ये नंबर आपके पास आता है कि डेली बेसिस पे हमारे बॉडी में कितने लिम्फोसाइट बनेंगे, 100 मिलियन। लेकिन इसी की तादाद में हमारे बॉडी में उनकी डेथ भी होती है। तो लिहाजा इसकी ना
नंबर जो है वो नॉर्मल रहता है, और इस डेथ को कहते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि दो टाइप ऑफ हमारे पास सेल डेथ हैं, एक नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस को हम एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं, जो कि हमारे अपनी मर्जी में नहीं होता, जो हमारे पास नुकसानदेह होते हैं बॉडी के लिए, और एक एपोप्टोसिस होता है, एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ को कहते हैं कि एक प्रोग्राम के लिहाज से, जिस तरह हमारे पास आरबीसी की डेथ होती है, जिस तरह डब्ल्यूबीसी के हमारे पास डेथ होती है, लिम्फोसाइट की डेथ होती है, तो ये प्रोग्राम सेल डेथ है, एक सिस्टम के लिहाज के तरीके से आपके पास इनकी डेथ होती है। अब एक्टिवेशन ऑफ बी सेल है कि ईच बी सेल प्रोड्यूस एन एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। व्हेन एंटीजन्स कम इन कांटेक्ट विद बी सेल दे फॉर्म प्लाज्मा एंड बी मेमोरी सेल। जब कोई भी एंटीजन आपके बी सेल के साथ कांटेक्ट में आता है तो बी सेल दो सेल्स बना लेते हैं, एक प्लाज्मा सेल बनाता है और एक हमारे पास जो है मेमोरी सेल बनाता है। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। तो प्लाज्मा सेल क्या है कि वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज करेगा, प्लाज्मा सेल का काम एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करना, और मेमोरी सेल आपको क्या कहते हैं, वो उस एंटीजन्स का रिकॉर्ड रख के आपको लॉन्ग टाइम जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर लेता है। तो मेमोरी सेल वो हमारे पास लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, और प्लाज्मा सेल वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लीजिए, जो 3 लाइन है ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लीजिए। एंटीबॉडी स्टार्ट बाइंडिंग टू एंटीजन एंड दस इनएक्टिवेट एंटीजन, सेकेंडरी रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम इज क्विकर एंड स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी वन। और जब प्राइमरी आप फर्स्ट टाइम आप किसी एंटीजन को एक्सपोज होते हैं तो उस टाइम आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी भी प्रोड्यूस हो जाती है और एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब दूसरी दफ़ा वो चीज़ आप जो है कांटेक्ट में आती हैं तो तब आपका रिस्पांस जो है वो फास्ट होता है। अब हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, इससे आपके पेपर में जो है 2 से 3 या 4 एमसीक्यूज आपके पास इससे ज़रूर आते हैं। तो इसमें एमसीक्यूज किस तरह बनेंगे ये स्लाइड आप खुद स्टडी कर लें, और इसमें मैं आप लोग को एमसीक्यूज बता दूं। तो एमसीक्यूज इसमें ये आएगा कि पहले तो आप इसका सीक्वेंस याद रख लें, क्योंकि फिर आपको आसानी होगी कि IgG जो है इसके लिए हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं, गेम्ड, GAMED, इसके लिए हम ये जो है निमोनिक यूज़ करते हैं, गेम्ड। इसमें स्ट्रक्चर क्या है कि IgG जो है वो मानोमर है, IgG मानोमर है, IgA डाइमर 2 मॉलिक्यूल से बनाए, पेंटामर्स 5 मानोमर्स और मानोमर। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर याद रख लें। दूसरे इसकी लोकेशन के ब्लड और लिम्फ में हमारे पास IgG होगा, ब्लड लिम्फ में हमारे पास जो है क्या होगा, IgM होगा, और ब्लड एंड लिम्फ में हमारे पास IgD होगा। और ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए से ये जो 2018 के पेपर में एमसीक्यूज आया था कि हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा एंटीबॉडीज़ होता है, वहाँ पे हमारे पास IgA एंटीबॉडीज़ जो है ब्रेस्ट मिल्क में होती हैं। तो ये आप इसलिए याद रखेंगे कि अगर ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए एंटीबॉडीज़ मदर से चाइल्ड में जो है ट्रांसफ़र होती हैं तो ये उसको इम्यूनिटी मदर से मिलती हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए से कौन सी एंटीबॉडीज़ जो है आप होती हैं ब्रेस्ट मिल्क में और चाइल्ड में ट्रांसफ़र होती है, तो वो IgA है हमारे पास। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि प्लेसेंटा क्रॉस करेगा तो सिर्फ IgG सिर्फ प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, ये मदर से फीटस में जा सकता है, बाकी कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं जाता। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, ये 2 चीज़ें जो हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए कि ब्रेस्ट मिल्क के हमारे पास IgA होगा और प्लेसेंटा क्रॉस करेगा IgG, बाकी एंड प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये पूरा का पूरा स्लाइड इसको आप गौर से देख ले और इसको रटा कर ले, सही है। तो ये हमारे पास जो है इम्यूनोलॉजी का ये यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसी का एक पार्ट फेगोसाइटोसिस वीडियो जो है वो भी हमने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसका डिस्क्रिप्टिव लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ओके।